हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में जो वैकेंसी आई हुई थी मेंटेनर की, उस मेंटेनर की वैकेंसी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का यहाँ पर मेंटेनर के लिए मैं 16 पेपर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि 17 फरवरी 2020 को जो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल के क्वेश्चन आए हुए थे, तो टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आए थे। इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5S अवधारणा, 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण है। तो 5S अवधारणा जो होती है, 5S अवधारणा में 5 एस रहते हैं और पांचों एस का अलग अलग मतलब रहता है। तो सबसे पहला जो एस रहता है उसका मतलब होता है शॉर्ट, मतलब कि छांटना या फिर छटाई करना। उसके बाद दूसरा एस रहता है, उसका रहता है सेट इन ऑर्डर, मतलब कि क्रमबद्ध व्यवस्था करना। उसके बाद तीसरा रहता है शाइन, फिर चौथा रहता है स्टैंडर्डाइज और पांचवा रहता है सस्टेनेबल। तो इस तरह से यहाँ पर 5 एस रहते हैं। तो हमको पूछा गया है कि 5 एस की जो अवधारणा होती है, कोई भी कार्य करते हैं हम, तो उसमें हमको 5 एस की अवधारणा का पता होना चाहिए। 5 एस की अवधारणा जो है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेनेबल। तो उसमें सेकंड नंबर का जो चरण है, पार्ट है, वो उसका मतलब क्या होता है। तो 5 एस अवधारणा में सेकंड दूसरा चरण जो होता है वो होता है क्रमबद्ध व्यवस्था करना या फिर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना या फिर ऑर्डर के सेट में जमाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, क्रमबद्ध व्यवस्था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं। तो बीजेटी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी होता है, यूजेटी होता है। यूजेटी जो है उसका पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी जो होता है उसका नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल जो होते हैं वो होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में है रिक्त स्थान स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा स्टार्टर होता है जो स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, दूसरा ऑप्शन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर और चौथा है डीओएल स्टार्टर। तो डीओएल स्टार्टर जो है इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है उसमें स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीओएल स्टार्टर। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थान स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। तो अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि बिना घूर्णन किए विद्युत वाहक बल प्रेरित होना। तो इन सभी में से ऑप्शन दिए गए हैं मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और जनरेटर। तो इसमें से ट्रांसफार्मर जो होता है, परिणामित्र जो होता है, परिणामित्र में स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण होता है परिणामित्र, ट्रांसफार्मर। इसमें जो है कोई भी घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इससे बोला जाता है कि यह एक स्थैतिक युक्ति है। और ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता अन्य सभी मशीनों में सबसे अधिक भी होती है। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आता है रोटर के रिक्त स्थान पर पहुंचने पर अप केंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित कर देता है। तो रोटर के कितने % पर पहुंचने पर अप केंद्रीय स्विच। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अप केंद्रीय स्विच को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ये लगाया जाता है। तो पहले क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, और बाद में क्या होता है कि 75 से 80% अब मोटर चलने लगती है तो उसके बाद वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है या फिर विसंयोजित कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्धारित गति के
75% से 80% या फिर रेटेड गति के 75% से 80% तक पहुंचने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच या अपकेंद्री स्विच जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो तुल्यकालिक मोटर जो होती है उसको हम सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का मतलब है डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है तुल्यकालिक मोटर की दक्षता में वृद्धि करने के लिए। तो फ्रेंड्स, तुल्यकालिक मोटर की दक्षता में इससे कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद क्षेत्र परिपथ के उत्तेजन में वृद्धि करने के लिए, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा है तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और चौथा है क्षेत्र कुंडलन या फिर फील्ड वाइंडिंग में एम्पियर टर्न बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में आता है कि तुल्यकालिक मोटर को निम्न में से किन विधियों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर जो होती है उसको स्टार्ट करने की 3 विधियाँ होती है, पोनी मोटर द्वारा, डीसी मोटर द्वारा और सेल्फ स्टार्टिंग विधि। तो इसमें यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर है। तो 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है, 1 AH पूछा गया है, 1 एम्पियर आवर। तो सबसे पहला ऑप्शन है 3600 मिनट, दूसरा है 600 कुलाम, तीसरा है 3600 कुलाम और चौथा ऑप्शन है 6000 एम्पियर सेकंड। तो फ्रेंड्स, आपको फार्मूला याद होगा, Q इजिकल टू होता है I इंटू टी या फिर Q इजिकल टू आई टी। तो Q की वैल्यू अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, I की वैल्यू अपने को यहाँ पर 1 एम्पियर दी गई है और T की वैल्यू दी गई है 60। यहाँ पर 60 गुणित 60 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा है, 1 घंटे में सेकंड 60 होते हैं। तो 60 गुणित 60 तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 कुलाम। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियाँ हैं। तो हानियों की अगर हम बात करें तो हानियाँ 2 प्रकार की होती है, स्थिर हानि और परिवर्तनीय हानि। तो एक हानि ऐसी होती है जो लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है, और एक प्रकार की हानि होती है जो स्थिर रहती है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परिवर्ती हानियाँ हैं, मतलब कि लोड बदलने के साथ साथ बदलती रहती है। सबसे पहली जो हानि है वो हिस्टेरिसिस लॉस दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है एडी करंट लॉस, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर या कॉपर लॉस और चौथा ऑप्शन है कोर लॉस। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है आर्मेचर या ताम्र हानियाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर या फिर कॉपर लॉस जो होता है वो परिवर्तनीय हानियों में आता है। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणक एकक है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति कितनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी परिपथ है, कोई परिपथ का पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है, तो इसकी रिएक्टिव पावर कितनी होगी। तो रिएक्टिव पावर जो है उसका आपको याद रखना है कि यदि पावर फैक्टर इकाई होता है तो रिएक्टिव पावर जो है वो 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक या फिर अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्यावर्तक में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है कोर को, और दूसरा ये बनता है कि सिलिकॉन स्टील मिश्रित क्यों की जाती है। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन में आए कि कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो कोर को लेमिनेटेड एडी करंट लॉस को कम करने के लिए या फिर एडी धारा क्षति को, बवर धारा हानि को कम करने के लिए यहाँ पर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। और अगर पूछे कि सिलिकॉन मिश्रित स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है या फिर सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, तो उसका आंसर आएगा कि हिस्टेरिसिस लॉस या फिर शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो लेमिनेटेड हम क्यों करते हैं, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए या फिर एडी करंट लॉस को कम करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। तो एक बहुत उच्च वोल्टेज केबल है, हाई टेंशन केबल है, उसकी वोल्टेज रेंज अपने को यहाँ पर पूछी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 22 केवी से 33 केवी तक, दूसरा ऑप्शन है 33 केवी से 66 केवी तक, तीसरा ऑप्शन है 11,000 वोल्ट तक और चौथा ऑप्शन है 1100 वोल्ट तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 केवी से 66 केवी तक। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता को किसमें नापा जाता है। तो बैटरी की क्षमता जो होती है, बैटरी की क्षमता को एम्पियर हावर में नापा जाता है, एम्पियर घंटे में, या फिर यहाँ पर AH भी लिखा हुआ हो सकता है। तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एम्पियर घंटे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, ISO का पूर्ण रूप क्या है। तो ISO का पूर्ण रूप हमको यहाँ पर पूछा गया है। ISO का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, थर्ड ऑप्शन है ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन और फोर्थ ऑप्शन है ISI। तो यहाँ पर चारों के फुल फॉर्म दिए गए हैं। सबसे पहला जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ISO का पूर्ण रूप है। दूसरा जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये BIS का फुल फॉर्म है। इसके बाद ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन का है और ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक की रेटिंग को किसमें नापा जाता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटर की रेटिंग पूछी गई है। अल्टरनेटर की रेटिंग को किसमें नापा जाता है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग को हम नापते हैं KVA या MVA में। KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर MVA भी हो सकता है, KVA भी हो सकता है। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है KVA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है। तो स्टेपर मोटर कौन सी मोटर होती है, इनमें से अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टेपर मोटर होती क्या है। तो स्टेपर मोटर जो होती है इसका उपयोग हम करते हैं कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है और डिजिटल संकेतों से इसका प्रचालन किया जाता है। कंप्यूटर में हम इसका उपयोग करते हैं। इसका जो रोटर होता है वो चुंबकीय पदार्थों का बना होता है और ये जो मोटर होती है इसके अन्य नाम भी होते हैं, स्टेपिंग मोटर, स्टेप मोटर या यूनिपोलर मोटर भी इसे कहा जाता है। तो स्टेपर मोटर के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में किया जाता है, इसका प्रचालन डिजिटल संकेतों से किया जाता है। इसे हम स्टेपिंग मोटर, स्टेप मोटर या यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं और इसकी जो है गति जो होती है वो स्थिर होती है। तो स्थिर गति वाली जो मोटर होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है तुल्यकालिक मोटर। तो तुल्यकालिक मोटर जो है ये स्टेपर मोटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए यहाँ पर बर्मा या फिर जिमलेट का उपयोग किया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है बर्मा या जिमलेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर का ऑप्शन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वृत्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है तीनों प्रकार की मोटरें हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तीनों के उपयोग सभी को याद होना चाहिए। तो सबसे पहली जो होती है सीरीज मोटर का उपयोग अगर हम कहें तो सीरीज मोटर का उपयोग ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है, क्रेन में किया जाता है, भारी निर्माण में किया जाता है। इसके बाद शंट मोटर जो होती है, शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर होती है और स्थिर गति वाली मोटर के कारण इसका उपयोग लकड़ी के रंधे, गोली, आरी, MG सेट में और ग्राइंडर में और ब्लोअर में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लकड़ी के रंधे, गोली आरी या फिर वृत्ताकार आरी और MG सेट में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने हो जाएगा DC शंट मोटर।
इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तो क्या होता है। तो जो 3 फेज का जो लोड होता है उसमें फेज सीक्वेंस जो है वो उलट जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फेज धाराएं बदल जाती है। सेकेंड ऑप्शन है फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं। थर्ड ऑप्शन है फेज शक्ति बदल जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है कुल विद्युत व्यय में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं होता है। तो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को याद रखना है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है, वो बराबर होती है। तो यदि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। तो BIS मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS मानक होते हैं। BIS मानक का लाभ क्या होता है, निर्माता के लिए पूछा गया है। तो जो उत्पाद जो है वो बनाता है उसके लिए BIS का क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है शोषण और धोखे से सुरक्षा। सेकेंड ऑप्शन है बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। थर्ड ऑप्शन है ISI मार्क वाले उत्पाद का मुफ्त रिप्लेसमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है जोखिमों के प्रति सुरक्षा का आश्वासन। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, निर्माता के लिए BIS का लाभ पूछा गया है। तो ग्राहक के लिए नहीं पूछा है, निर्माता के लिए पूछा है। तो यहाँ पर निर्माता के लिए राइट आंसर हो जाएगा बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। मतलब कि अगर BIS का जो अगर मार्क होता है तो उसके जो उत्पाद होते हैं उनकी बाजार में बेहतर छवि होती है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो एल्बो की अगर हम बात करें तो एल्बो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एल्बो जो है वो वायरिंग में यूज़ किए जाते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग में एल्बो और बेंड का यूज़ हम करते हैं मोड़ पर। तो एल्बो और बेंड का यूज़ करते हैं। तो बेंड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें पाइप को, कंड्यूट पाइप को मोड़ना होता है 90 डिग्री पर, वहाँ पर हम बेंड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर गोलाई में मोड़ना होता है 90 डिग्री फिक्स पर नहीं मोड़ना होता है, वहाँ पर हम एल्बो का यूज़ करते हैं। तो एल्बो का यूज़ जो होता है वो कहाँ पर होता है, छोटे छोटे बंकन पर, छोटे छोटे बंकन पर एल्बो का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है। तो मानक फूड मिक्सर की अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड फूड मिक्सर जो होता है उसकी मोटर अगर कहें तो उसमें मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक मिक्सर में कौन सी मोटर लगी हुई होती है। तो यूनिवर्सल मोटर उसमें लगी हुई होती है। और उसकी घूर्णन गति की बात करें तो 3000 RPM से 14000 RPM तक मिक्सर की घूर्णन गति होती है। तो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो हेलोन टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो इसके हम हेलोन टाइप अग्निशामक की बात करें तो हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र में जो अग्निशामक सामग्री भरी जाती है वो होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है BCF। तो यहाँ पर BCF इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है शुष्क पाउडर। तो शुष्क पाउडर वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें शुष्क चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और फिर जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसके बाद
24 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए प्लेटों के बीच में क्या करते हैं कि छिद्रयुक्त लकड़ी या रबर की पतली प्लेटें लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वो सामग्री किस प्रकार की होती है, नरम होती है, कठोर होती है, अघुलनशील होती है या छिद्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छिद्रयुक्त। छिद्रयुक्त लकड़ी होती है वहाँ पर, तो छिद्रयुक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डीसी मोटर जो होती है उसकी गति का अगर हम फार्मूला निकालें तो उसका फार्मूला होता है एन समानुपाती EB/φ। तो EB जो होता है, EB होता है बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो फाई यहाँ पर फ्लक्स होता है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैक ईएमएफ, सेकेंड ऑप्शन है पोल या ध्रुवों के, थर्ड ऑप्शन है फ्लक्स के और फोर्थ ऑप्शन है चालकों की संख्या के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स के। एन समानुपाती EB/φ से यहाँ पर फाई जो है वो फ्लक्स है, तो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है और पश्च विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर होगा फ्लक्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में मेंटेनर पोस्ट के लिए 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसकी एग्ज़ाम हुई थी 17 फरवरी 2020 को। उसके पेपर के हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके बागे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।